Hello dear friends, today we are going to discuss new unit ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात करनी पड़ेगी और उसके भी बेसिक टॉपिक में मैं सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात कर देता हूँ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, जब किसी मैटर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में मैटर पर जब आप कोई लाइट रेडिएशन डाल दे तो लाइट रेडिएशन डालने से उसमें जो भी मैटर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सिंपली एक लाइन के बाद इंटरेक्शन बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लाइट या तो ऐसे कैसे निकल सकती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी और कुछ ट्रांसमिट हो गई, इस फिनोमेना को ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं। लाइट इस पर पड़ी और कुछ एंगल में मुड़ गई तो रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, लाइट चारों तरफ फैल सकती है, स्कैटरिंग फिनोमेना भी हो सकता है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो बाहर निकाल दे, इमिशन भी हो सकता है। तो इसमें लाइट रेडिएशन और मैटर के बीच होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जिन लाइट रेडिएशन को देने की हम बात करते हैं उन्हें ईएम वेव्स कहते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डुअल वेव व्हिच कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपेगेट इन मीडियम। एक वेव इलेक्ट्रिकल वेव्स है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेव्स है। परपेंडिकुलरली ऐसे बनानी चाहिए थी, ऐसे, फिर बोर्ड के पीछे, फिर बोर्ड के ऊपर, फिर बोर्ड के पीछे। तो ऐसे 3D स्पेस में बनाने में तो पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर, तो उसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंपली। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं आपके पास, ये डुअल वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स कंटेन करती हैं। और दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं उनको कनेक्ट करने के बाद उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। अभी हम बात कर रहे हैं एनएमआर पे, तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ। तो जब किसी मॉलिक्यूल पर आप रेडियो वेव रेडिएशन डालते हैं सबसे कम एनर्जी की और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ ई इक्वल टू एच सी होता है और एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो ई और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एनर्जी सबसे कम रेडियो वेव की होती है और लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। तो आपके पास जब हम किसी मॉलिक्यूल पर रेडियो वेव रेडिएशन डालते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस रोटेट करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी की जाती है। तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को केवल वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनका न्यूक्लियर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होती है। न्यूक्लियर क्वांटम नंबर है। अभी आज से पहले जब हमने बात करी होगी तो हमने इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर की बात करी होगी। क्वांटम नंबर्स उन्हें कहते हैं which defines the actual positions address घर of electron in an atom। जो ऐसे नंबर, ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन का घर बताती है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जैसे वो 4 टाइप की होती है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल आपके पास NL MS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। फिर L बताता है कौन से ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल में भी आपके पास P है तो P के PX में, PY में या PZ में वो M बताता है। स्पिन ऊपर की तरफ डायरेक्शन में -½ है तो वो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो एक्चुअली में वो चारों नंबर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल घर बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एक्चुअली में प्रोटॉन्स की पोजीशंस को बताने के लिए जिन क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है उन्हें न्यूक्लियर क्वांटम नंबर कहते हैं। न्यूक्लियर क्वांटम की स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस इस आई वैल्यू को समझेंगे और कुछ चीज़ें याद करके, कुछ चीज़ें समझ करके थोड़ी सी हम उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो न्यूक्लियर क्वांटम नंबर जिनके लिए 0 नहीं आता है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका न्यूक्लियर क्वांटम नंबर 0 है या नहीं है? तो ऐसे जैसे आपके पास कार्बन 12 हो गया, आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 4 हो गया, और आपके पास बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 16 हो गया। तो आपके पास जिनका भी एटॉमिक मास बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 4, और आपके पास हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, और बेरिलियम का होता है एटॉमिक मास 8, और इसका होता है 12, इसका होता है 16।
तो जिन के भी ये थंब रूल है आपके पास, जिनका भी एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल ही है, 4 का मल्टीपल होता है, इनके लिए आई की वैल्यू आती है 0 और ये कभी भी एनएमआर टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे। और जिनका न्यूक्लियर मतलब जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल नहीं होता उनके लिए आई की वैल्यू 0 नहीं आती है, और आई की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। तो जिन आई की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी वो कैसे डिसाइड होगा, आप सिंपली याद रख सकते हो कि H1 एटॉमिक मास 1 वाला, C13 हो गया, P31 हो गया, F19 वाला हो गया, तो इनके लिए आई की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है। ये याद भी रखना है आपको क्योंकि हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन वाले न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू हाफ होती है, तो 0 ये भी नहीं है, आई की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वाली भी ESR NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। और जैसे आपके पास नाइट्रोजन हो गया, N14 वाला हो गया आपके पास, और N14 के साथ साथ एक और होता है आपके पास, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं H2 ड्यूटेरियम वाला, इनके लिए आई की वैल्यू होती है आपके पास 1 और इनके लिए आई की वैल्यू 1 होती है, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे क्योंकि 0 नहीं है। लेकिन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में याद रखेंगे कि इनके लिए इन न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू 1 होती है और इन न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू 0 नहीं होती है और आई की वैल्यू हाफ होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उससे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ लेते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में एनर्जी लेवल का हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके घरों की छत की जो टंकियाँ होती है उस टंकी के जैसा होता है, और जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वो होगा उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। नॉर्मली 500-600 मेगाहर्ट्ज पे काम किया जाता है। 500-600 मेगाहर्ट्ज वो पानी की टंकी 500 लीटर वाली टंकी के बराबर होता है। उसमें एक छोटा सा मतलब होल होता है जहाँ पर से इस तरीके का एक, ये तो बहुत मोटा मार्कर हो गया, बहुत छोटा सा मार्कर उसके अंदर डाला जाता है, उसमें सैंपल भरा जाता है, उस सैंपल को उसके अंदर प्लेस किया जाता है। प्लेस करने के बाद चारों तरफ से बटन जब स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो अपना स्पेक्ट्रम शो करता है और उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में और कई सारी इन्फॉर्मेशन हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू वहाँ पे से निकाल सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनएमआर किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर ESR स्पेक्ट्रोस्कोप तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जैसे ये है तो ये एनर्जी लेवल है और इस एनर्जी लेवल पर ये प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करते। कुछ बुक्स में शायद कहीं वो इलेक्ट्रॉन बता दे या कुछ टीचर्स इलेक्ट्रॉन बोल देते, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन्स है। तो जब हम यहाँ पर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये एनर्जी लेवल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। और 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिटिंग तो होती है एनर्जी लेवल की 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाना, और किसी भी एनर्जी लेवल का मैग्नेटिक फील्ड दे करके एनर्जी लेवल का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाना इस कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो आपके पास ये जो प्रोटॉन्स की पॉपुलेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, 50% पॉपुलेशन यहाँ, 50% पॉपुलेशन यहाँ। 50-50% पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर सपोज 6 हैं, ये 6 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हैं तो 3 यहाँ 3 यहाँ, इस तरीके से 50-50% के रेशियो के साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन 50-50% मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल पर पॉपुलेशन सेम नहीं होती। तो यहाँ पर से एक पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट होता है कि आपके पास एक जो कुछ प्रोटॉन्स या कुछ अमाउंट में जो प्रोटॉन्स हैं वो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद वो एक पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जैसे 1% का भी हुआ, 1 एक भी आएगा तो 2% का हो जाएगा, जैसे क्योंकि यहाँ पे 51% हो जाएगा और 1% यहाँ कम होगा तो 49 माइनस करके देख लेना, 59 माइनस के तो 2% का मिनिमम पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट होता है तो फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड में हम इसे रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से ये जो इस तरीके से प्रोटॉन्स इस तरीके से स्पिन मोशन करते हैं तो ये ऐसे ना मोशन करके थोड़े से टिल्ट होकर के मोशन करने लगते हैं। पहले ये इस तरीके से मोशन कर रहे थे स्पिन मोशन, जैसे यहाँ पर मैंने फिर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो ये कुछ इस तरीके से टेढ़े होकर के मूव करने लगते हैं। जैसे आपके पास लट्टू होता है तो जब स्पीड में रहता है तब तो इस तरीके से मूव करता है, जैसे उसकी स्पीड कम हो जाती है तो इस तरीके से मूव करने लगता है। लट्टू को गायरोस्कोप कहते हैं, तो गायरोस्कोप के मोशन को गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं। तो ये गायरोस्कोपिक मोशन डेवलप करने लगता है। गायरोस्कोपिक मोशन जब यहाँ पे से डेवलप करता है तो एक फ्रीक्वेंसी डेवलप करता है जिसे हम प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
और उस प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी की रेंज में अब हम तैयार हैं ये रेडियो वेव देने के लिए, तो हम उसी रेंज की रेडियो वेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी डेवलप होने की वजह से, रेडियो फ्रीक्वेंसी देने की वजह से यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर एक्साइटमेंट होता है और यहाँ पे से प्रोटॉन्स फिर ऊपर एनर्जी लेवल पर जाते हैं, फिर से पॉपुलेशन से फिर से यही फिनोमिना बार बार होता रहता है। और यही इनके इस एक्साइटमेंट की वजह से ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट में या मॉनिटर पर या स्क्रीन पर आपको सिग्नल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये तो थी एनएमआर की बात। और अब हम बात करते हैं एनएमआर के बाद ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ईएसआर का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एनएमआर के जैसे ये सब कुछ फर्दर हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन्स की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी जाती है। ये सब जो प्रोटॉन के लिए था, यही सब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बात चली जाती है। और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं, अदरवाइज वो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे। तब तक फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट पार्ट में पियेंगे आप लोगों को खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।